हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। मेरी जो कुछ वीडियोस थी उनमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं मैथमेटिक्स में आपने बता दिया है, फिजिक्स में आपने बता दिया है, केमिस्ट्री पर भी बता दीजिए। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। इसमें मैं बेसिकली आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें आपको बताऊंगा, और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है मोस्ट पॉसिबली आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको टॉपिक्स बताऊं कि किस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि जो डिवीजन है हमारा केमिस्ट्री का, वो देखिए बेसिकली हमारा 3 ब्रांच में डिवाइडेड है केमिस्ट्री। मैं आपको उसी आधार पर बताऊंगा कि क्या क्या करना है। मैं आपको स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज ही बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको ब्रांच वाइज भी बता दूंगा कि क्या है। तो सबसे पहला हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा आता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता ही है कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब केमिस्ट्री में जिस भी चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हम बता दें तो क्वांटिटी चीज़ों से डील करता है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में डाल देते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ और जो भी केमिस्ट्री में बेसिकली केमिकल बेस होता है उनको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको 11th से जो चैप्टर्स हमारे पास स्टार्ट है मैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोग पास एनसीईआरटी की बुक नहीं हो वो एनसीईआरटी की बुक ऑनलाइन पीडीएफ आपका अवेलेबल है, या ऑफलाइन कहीं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो देख लीजिए। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से ही बताऊंगा, ठीक है। और ये भी बता दूं कि तैयारी के लिए कम से कम टाइम में आपको एनसीईआरटी से बेस्ट बुक नहीं मिलेगी। सबसे कम पेजेस में और सबसे अच्छी नॉलेज आपको अभी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से ही मिल पाएगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लास 11 का यूनिट 1, ठीक है। तो इसमें आपका मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया और कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट में आपका मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको उन पर पढ़ लेना है, क्योंकि अक्सर मोलरिटी और मोलरिटी पर क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और बहुत दफ़ा नॉर्मेलिटी पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया और स्टोइचियोमेट्री पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका यूनिट 1 क्लास 11 का। अब देखिए, इसमें मैंने जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं इनके आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं कि किस क्वेश्चन से किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए केमिस्ट्री थोड़ी सी मिक्स है, मतलब कि आप उसको अगर क्लासीफाई जाएंगे करने कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है तो बहुत से बुक्स, बहुत से चैप्टर्स में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबका पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल आपको टॉपिक्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं बताया है। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। तो यूनिट 2 देखिए बेसिकली आपका मैं बता दूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का नाम है। इसमें आपको आइसोटोप्स जितने भी एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, वो सारे जो होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डी ब्रॉगली का जो रिलेशन होता है, ठीक है, वेवलेंथ वाला, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वांटम नंबर में जितने भी आपके मैग्नेटिक हो गया, ठीक है, और एजिमुथल हो गया, पॉली वाला जो होता है वो, ठीक है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और उसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट अक्सर निकालने के लिए दे देता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ दिया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपके
एक्सेप्शंस आ जाते हैं। आपका हाफ बाउ का तो रूल है, लेकिन हाफ बाउ के रूल में भी आपके क्या होते हैं, जैसे हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है तो पहले डी ऑर्बिटल में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में नहीं आता। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड है, फुल फील्ड के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपसे पूछा जाता है तो फिर आपको वहाँ पर हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये सारी चीज़ों के आधार पर आपको बताना होगा कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता हो। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 पर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली हम बता देते ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर होता है। तो इसमें जो भी पीरियोडिक ट्रेंड होते हैं, जैसे मेटल के केस में नीचे आने पर मेटेलिक जो नेचर होता है वो बढ़ता है, ठीक है, जाने पर घटता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, आपकी इलेक्ट्रो निगेटिविटी हो गई, ठीक है, पॉजिटिविटी हो गई, रिएक्शन विद एसिड हो गया, बेस हो गया, वाटर हो गया, ये सारी का जो ट्रेंड चलता है पीरियड में, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, जो भी चलता है उसको आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली आपको इसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, यानी आपका ये एल्कली मेटल्स का ग्रुप हो गया एस ब्लॉक, और ये आपका पी ब्लॉक में 15, 16 एंड 17, ठीक है, ये होगा। तो इनका आपको बेसिकली पढ़ना है। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनका ट्रेंड अच्छे से यहाँ पढ़ लेंगे तो फिर आपको एस ब्लॉक नहीं पढ़ना पड़ेगा उतना ज़्यादा, और आपको पी ब्लॉक में भी 3 ग्रुप्स जो कि आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं पी ब्लॉक में, उनको भी आपको उतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि वो यहीं से जाएगा। उसके साथ आप नॉर्मल क्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 पर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 101 हो गया तो उसको अनन बोलते हैं, ठीक है, 102 हो गया तो उसको अनन बीएम बोलते हैं, अनन ट्रियम, अनन कॉडियम, ये जो होता है। तो इसका नॉर्मल क्लेचर भी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं यूनिट 4 यानी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा इसमें फेमस है बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं हर साल फिक्स होते हैं, एक ना एक क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर पे पक्का आता है। वो बॉन्ड ऑर्डर आपका जो भी N2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, जो भी CO वगैरह हो गया, सबका बॉन्ड ऑर्डर पर आपको आ जाता है न्यूमेरिकल। और बेसिकली वही आता है जो कि थोड़ा निकालने के लिए टफ होता है। तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखिए NCERT की एग्जाम्पल लगाइए। मैं आपको बार बार ये बोलूँगा कि इस कम टाइम में आप साइड बुक के सहारे मत जाइएगा, आप NCERT के थ्रू न्यूमेरिकल लगाइए। जितने भी NCERT में क्वेश्चन आए हुए, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो एक्सरसाइज वाले हो, वो सारे के सारे आप सॉल्व करिए, इनफ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद हम ज्योमेट्री और शेप्स की बात कर लेते हो। तो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो शेप्स बनते हैं उन पर भी हमें ध्यान होगा देना कि हमारे पास कौन कौन से शेप बन रहे हैं और किसका क्या पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। जैसे आपके पास बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हो गया, पेटल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा कि किस कंपाउंड का कौन सा शेप बन रहा है, ठीक है। और जितने भी NCERT में दिए हुए हैं, देखिए NCERT को मैंने बार बार मार्क किया हुआ है, क्योंकि जितने भी NCERT में दिए हुए हैं आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप ये पढ़ लें तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 11th में आपका एक चैप्टर ही है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर, वो आपका फिनिश हो जाएगा। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है। और बेसिकली मैं बता दूं, आप हाइड्रोजन जब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, तो हाइड्रोजन चैप्टर में परऑक्साइड इफेक्ट होता है। उस परऑक्साइड इफेक्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, केमिकल रिएक्शन में, स्ट्रक्चर में, वो सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थ्योरीज के पॉइंट्स और एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपके लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज के भी जो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, DCPR थ्योरी हो गई, ठीक है। ये सब जो आपकी जो भी थ्योरीज हैं उन सारों को पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। देखिए स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो एवोगैड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का जो रियल गैसेस के लिए फॉर्म आया था वो आपका बेसिकली एवोगैड्रो लॉ से ही होता है डिफाइन, ठीक है। उसमें आपके 2 कांस्टेंट आते हैं और भी, तो अक्सर उन पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि आपका A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, A का यूनिट क्या होगा, B का यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैस लॉ। गैस लॉ बेसिकली हमारे पास 3 लॉ है, ठीक है। जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ हो गया, हमारे पास बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया, ये जितने भी लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, ये सबको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। विस्कोसिटी और विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि
लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है या कोई भी मटेरियल की जो विस्कोसिटी होती है उसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेशर का क्या रोल होता है। अब बात कर लेते हैं यूनिट 6 यानी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी तीनों लॉ हैं, ठीक है, बेसिकली तो आपके पास 2 वर्किंग लॉ है, तीसरा तो केवल एक डेफिनेशन है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि तीनों लॉ के बारे में पढ़ लीजिएगा कि उनका डेफिनेशन एक्चुअल में क्या कहता है। उसके बाद आपको स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल आ जाते हैं हीट कैपेसिटी पर और स्पेसिफिक हीट पर। तो इस पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों मिला करके। उसके बाद आपसे किसी केमिकल रिएक्शन में इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन पूछ दिया जाता है, फॉर्मेशन पूछ दिया जाता है, कंबशन पूछ दिया जाता है, आयनाइजेशन पूछ दिया जाता है। आपको एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और उस केमिकल रिएक्शन का आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन, आयनाइजेशन, ठीक है, बेसिकली ये 4 पूछे जाते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको बेसिकली ये 4 ही पूछे जाते हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद एंट्रोपी के बारे में। तो हमारा एंट्रोपी रैंडमनेस गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में। और मैक्सवेल की जो 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशन है, ये हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी की बुक में ना मिले तो आप इसको कहीं साइड बुक से देख लीजिएगा। मैक्सवेल के बेसिकली 4 थर्मोडायनामिकल रिलेशंस हैं, उन पर भी डायरेक्ट आपको मतलब पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा रिलेशन है, ठीक है, ये कौन सा लॉ है, इसमें क्या चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। तो आप उसको बेसिकली किसी साइड बुक से देख लीजिएगा। और उसके बाद आपका क्लॉसियस क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन आते हैं। इसके आपको ज़्यादातर एक बेसिस मैं बता दूं तो एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं या ये पूछ लिया जाता है कि किस केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आप साइड बुक से देख लीजिएगा। ये जो 2 चीज़ें हैं आपको, एक मैक्सवेल का और एक क्लॉसियस का, इसको आपको साइड बुक से देखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में हो सकता है ना दिया हो लेकिन ये पूछा जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट 7 यानी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में देखिए 2 टाइप के हमारे पास होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम और नॉन आयनिक। तो नॉन आयनिक वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नॉन आयनिक वाला पार्ट में ज़्यादातर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो उतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें आता है आयनिक इक्विलिब्रियम और उसके बाद उसमें आपको लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो आपको ध्यान देना होता है कि क्या होता है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, ठीक है, इन सबों का क्या रोल होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने में और इक्विलिब्रियम को चेंज करने के लिए उसका आपको रोल पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, एग्जाम्पल्स जो होते हैं इनके वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल पे आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ठीक है, पीएच स्केल पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल या आपको पूछ दिया जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का पीएच इतना है तो वो कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसमें जो एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार हमें पीएच दिखता एसिडिक है पर होता बेसिक है। वो सब जो चीज़ें एग्जाम्पल्स में इसमें एक्सेप्शंस में आती हैं वो आप ध्यान देख लीजिएगा। उसके बाद आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में न्यूमेरिकल्स तो पक्का आते हैं। इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल आप मान के चलिए कि हर साल ये क्वेश्चन फिक्स रहता है इससे कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फिर उसका हम बात कर लेते हैं पी के भी बेसिकली मैं आपको बता दूं, मुझे टर्म्स तो नहीं आ रहे लेकिन पी के का मतलब एसिड से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स होता है और ये बेस से रिलेटेड होता है। तो जो भी इसके बारे में डिटेल्स होगा पी के भी बेसिकली लॉ लेकर के कुछ ऐसा निकाला जाता है। तो आप वो देख लीजिएगा कि क्या होता है और क्या इनका रोल होता है। उसका कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम का बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये काफ़ी ट्रिकी सवाल इससे बनते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ दिए जाए इनडायरेक्टली, ठीक है। तो देखिए अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास बचता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में आपका बेसिकली बस मैं बता दूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट और परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है, यही बेसिकली आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि आपका किसी भी नंबर का रिएक्शन दिया हुआ और आपसे पूछ देगा कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट उसमें कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ दी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, मतलब स्पेशली बात करें तो चैप्टर हाइड्रोजन पर। तो इसमें आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, हैवी वाटर के बारे में और परऑक्साइड जो होता है H2O2 उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन में, फिजिकल केमिकल, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 10 में। देखिए यूनिट 10 यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए मैं आपको मोटी मोटा ये बता दूं बस कि अगर मैं आपको ऐसे पॉइंट वाइज बताऊंगा तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर ऐसे बता दूं तो देखिए यूनिट एस ब्लॉक में आप
सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल में Mg पाई जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। तो वैसे ही आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से डायरेक्ट पूछ देता है कि रोल किसका होता है, तो वह आपका यहीं से उठा करके एस ब्लॉक से ही पूछता है, ठीक है। तो वो सारी जो हो गई चीज़ें आप वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कंबाइंड, तो देखिए हर एक ब्लॉक में, चाहे एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, सभी ब्लॉक के ग्रुप के जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उन सभी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी स्पेशल टाइप के उनके कंपाउंड्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 में आपका बोरान आता है, तो बोरान से रिलेटेड बोरिक एसिड हो गया, बोरैक्स हो गया। उसका ग्रुप 14 में आपका कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन आता है, तो आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकेट्स हो गया, जियोलाइट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो हर एक ब्लॉक से, हर एक ग्रुप से, ठीक है, अगर एस ब्लॉक हो गया तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हो गया पी ब्लॉक, तो दोनों ब्लॉक से जो ऊपर के एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में जो आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनके स्ट्रक्चर्स ध्यान से आप देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं, और सभी का रिएक्शन, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे वो पी ब्लॉक हो, सभी का ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के साथ और ग्रुप 16 के साथ रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हैलाइड के साथ और जितने भी आपके ऑक्सीजन का ग्रुप होता है उनके साथ उनका रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास जरूर आते हैं। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 15 से रिएक्शन जो भी होगा वो सारी की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, चाहे वो ग्रुप एस ब्लॉक के साथ हो, चाहे पी ब्लॉक के साथ हो, चाहे वो कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, उन सभी का ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के साथ जो भी केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ लीजिएगा। और इंडिविजुअली हर ब्लॉक में ऊपर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं या दो मेंबर्स होते हैं, ऊपर से पहला और दूसरा, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल, केमिकल, किस किस कंपाउंड के साथ, अरे किस किस एलिमेंट्स के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। बेसिकली यही सब चीज़ें होती हैं और उनमें इनका बॉइलिंग पॉइंट या एसिडिटी किस ट्रेंड में घट रहा है, इलेक्ट्रो निगेटिविटी किस ट्रेंड में घट रहा है, यही सारी चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में सबसे पहला आपके पास चैप्टर आया था सॉलिड स्टेट। देखिए सॉलिड स्टेट में आपको डिफेक्ट 100% मान के चलिए कि आपको डिफेक्ट पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब पूछ देगा कि कौन से टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको जो भी इसमें होगा आपके शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर जो 14 तरह के ब्रेवियस लैटिस होते हैं उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएंगे रेडियस निकालने के लिए, एज ऑफ द क्यूब निकालने के लिए, तो बीसीसी में, एफसीसी में, सिंपल में क्या क्या होता है ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे यूनिट 2 यानी सोल्यूशन के बारे में। तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूरा चांसेस है कि वही आता है, क्योंकि सोल्यूशन से कुछ इतना खास है नहीं, जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाए तो जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं उन पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस अब आ जाते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपका ईएमएफ ऑफ अ सेल पर पक्का आता है क्वेश्चन। आपको एक रिएक्शन दे दिया रहेगा, आपको उनका पोटेंशियल दे दिया रहेगा, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ देगा। तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि आपको पक्का हर साल पूछा जाता है। मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर भी आपके न्यूमेरिकल आता है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है और इससे न्यूमेरिकल्स भी ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद आपका कोरोजन हो गया, उससे हो गया, फिर उसके बाद आपका नर्स इक्वेशन हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, इनसे भी आपको कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात आ जाते हैं यूनिट 4 यानी केमिकल के कैनेटिक्स पे। तो केमिकल कैनेटिक्स में आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में आपका सूडो ऑर्डर भी आता है, ठीक है, तो वो भी पूछ दिया जाता है। या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपका रेट कांस्टेंट हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं आपसे पूछ जाता है। या पूछ दिया जाएगा कि रिएक्शन डबल किया गया है तो रेट कांस्टेंट पर क्या होगा इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ दी जाती हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछ दी जाती है। हाफ लाइफ भी पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कि हाफ लाइफ इतना है तो टाइम क्या होगा, ये सब चीज़ें लेकर के आपको पूछी जाती है। उसके बाद यूनिट 5 पर आ जाते हैं यानी सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको बेसिकली कोआगुलेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। कोआगुलेटिंग पावर कितनी होगी, किस मेटल की कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर
वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पार्ट ही है, थ्योरी वाला पार्ट ही है। न्यूमेरिकल यही एक पार्ट है जिसमें आपको कोएगुलेशन पावर पर क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप वहाँ से ये देख लीजिएगा कि कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे। देखिए पी ब्लॉक को मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या आपको पढ़ना है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट डी और एफ पर आया था। तो देखिए डी ब्लॉक में आप K2Cr2O7 और KMnO4 बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सबको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इनका लैब में क्या यूज़ होता है, किसका क्या कंडक्टिविटी होता है, क्या सब चीज़ें होती हैं। जितनी भी K2Cr2O7 और KMnO4 बेस्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एफ ब्लॉक में आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और एफ ब्लॉक में जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके यूज आते हैं या उनके नेम आ जाते हैं या उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं आइसोटोप्स में वो आपसे पूछ दी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए IUPAC आपसे पक्का पूछ दी जाती है, या IUPAC दे दिया जाता है, आपसे पूछ जाता है कि कौन सा कंपाउंड होगा ये बताइए। तो उसमें आपको IUPAC का पूरा रूल आपको आना चाहिए कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की IUPAC कैसे करते हैं, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आप उसकी IUPAC पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आता है कि कोई भी मेटल जो सेंटर में है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ गए कि मतलब हेक्साडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, और आपके अलग अलग जो भी टाइप्स होते हैं लिगेंड्स के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, पेयरिंग इफेक्ट होता है, T2 होता है, ये सब जो आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है, T2G होता है, EG होता है, वो सारे एनर्जी लेवल्स के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइसोमेरिज्म्स जो होते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर बेसिस पर, उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वो पूछ दिया जाता है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन सा होगा, ठीक है, या इसका ऑप्टिकल आइसोमर कौन सा होगा। उसके बाद हम आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स पे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको अभी नहीं बताई, वो मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में स्पेशली। तो अब हम आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स में NCERT में विटामिन के ऊपर एक पूरा चार्ट दिया हुआ है पीछे, तो आप उस चार्ट को पूरा देख लीजिएगा कि किस फूड में पाया जाता है, उसकी कमी से क्या रोग होता है, ठीक है। जितना भी उस चार्ट में इंफॉर्मेशन दी हुई है विटामिन के बारे में वो सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाइएगा, याद कर लीजिएगा। एक चार्ट दिया हुआ है NCERT की बुक में, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद उसके अलावा ग्लूकोज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड होते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा, ये सब जो ग्लूकोज होते हैं उनके बारे में आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या होते हैं। अब आ जाते हैं पॉलीमर्स पे। तो पॉलीमर्स में देखिए स्पेशल नेम टाइप्स की जो होते हैं, ठीक है, जैसे अनब्रेकेबल, प्रॉपरी नाम दे दिया जाता है। इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपको स्पेशली नेम्स दे दी जाती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनका यूज़ पढ़ लीजिएगा, और स्पेशली कौन से कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है आपका, उसका नाम है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, तो उस पर बेस्ड बहुत दफ़ा आपको आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो जितने भी ऐसे कैटलिस्ट हैं क्या यूज़ किया जाता है उन सब के बारे में एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी एक चार्ट दिया हुआ है स्पेशली नेम्स का, क्या नेम है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें हैं, उनको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके इवन JEE मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आने के पूरे चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि लास्ट हमारा बचता है क्लास 12th का चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ड्रग्स के नेम, उसका यूज़, ठीक है, कि हमारे पास ये कौन सा है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक, वो देख लीजिएगा। तो इसके नेम्स, इसके यूज़, और स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, पूछ देगा कि इनमें से दिया हुआ कौन एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, दिया हुआ कौन पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर है, वो आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्पेशली, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लिख करके मैं आपको बता दूं वो थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि एक स्पेशल ब्रांच और ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है इसका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंपाउंड्स के नेम बता देता हूँ कि क्या क्या हमारे पास इसमें मिल जाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन, ठीक है, साइक्लोफॉर्म्स हो गए इसके,
उसके बाद मिल जाता है हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल। अच्छा, इसमें हेलो एरीन्स भी आते हैं, तो उनको भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ इसमें। हेलो एरीन्स, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, उसके बाद एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया और अमीन हो गया। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास सबसे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एल्केन, एल्केन के बाद एल्कीन्स, एल्काइन्स, साइक्लोफॉर्म्स, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नेम रिएक्शंस हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ लेना है। नेम रिएक्शंस मतलब कि जिनको पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, नेम रिएक्शंस को आपको पढ़ लेना है। और नेम रिएक्शंस में जो जो रिएजेंट्स यूज होते हैं उनका स्पेशल नेम और उनका क्या कंपोजिशन है, ठीक है। रिएजेंट्स नेम, जैसे आपका ल्यूकास रिएजेंट हो गया और भी बहुत सारे रिएजेंट हो गए, तो उनके नेम और उनके क्या क्या कंपोनेंट हैं ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को जब भी हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक, ये सारी चीज़ें। तो देखिए होता क्या है कि हम पहले तो अल्कोहल की एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल जब पढ़ रहे होते हैं तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे होते हैं कि अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। तो क्या होता है कि हम एल्डिहाइड पढ़ने के दौरान इसके फॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं अल्कोहल से, और अल्कोहल जब पढ़ते हैं तो उस दौरान हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ लेते हैं कि एल्डिहाइड कैसे बनता है। तो हम एक ही चीज़ को दो बार पढ़ते हैं और हमें लगता है कि इतना ज़्यादा कोर्स है। तो आपको बस एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, आपको सबका फॉर्मेशन पढ़ लेना है, सब कैसे बन रहे हैं। क्योंकि देखिए जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी कि अगर एल्डिहाइड को अल्कोहल से बनना होगा तो वो एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में आ जाएगा। यदि एल्डिहाइड को अल्कोहल से नहीं बनना रहेगा तो वो उसके प्रिपरेशन में नहीं आएगा, और यदि उसके प्रिपरेशन में नहीं आएगा तो अल्कोहल का कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं होगा जो कि एल्डिहाइड दे, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है कि सबकी प्रिपरेशंस पढ़ लेनी है कि सबका प्रिपरेशन क्या है, सबका इन सबों का आपको प्रिपरेशन पढ़ लेना है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भले मत पढ़िए, आप सबका प्रिपरेशन पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। प्रिपरेशन में देखिए एक अमीन्स आपका थोड़ा सा अलग लाइक करता है, तो अमीन्स भी आप उसी में देख लीजिएगा कि अमीन्स कैसे आपके बनते हैं। अमीन्स में चूंकि नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो एक बार आप थोड़ा सा उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा क्या होता है। तो बेसिकली आपको इन सबों का प्रिपरेशन पढ़ लेना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा जो इसमें आपको चीज़ पढ़नी है इनके बारे में, वो पढ़नी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप इनका ट्रेंड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अल्कोहल हो गया तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, इनकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा पूरा पढ़ लेना है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। और स्पेशली अगर किसी कंपाउंड का कोई स्पेशल नेम है, जैसे टर्सरी अल्कोहल को ग्लिसरॉल बोला जाता है, ठीक है। अगर टर्सरी नहीं है, 2 डिग्री है, तो उसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोला जाता है। ये सब जो स्पेशल नेम दिए जाते हैं आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि ग्लिसरॉल इज अ, तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ग्लिसरॉल कहते किसे हैं तो आप वहाँ पर क्या टिक करेंगे। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो अगर आपको पढ़े ही नहीं है तो आप कहाँ से लिख पाएंगे। तो आप ये सब चीज़ें जो स्पेशल नेम्स होते हैं उनको एक बार दिमाग में पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ हो गई, पहला प्रिपरेशन, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा आपको पढ़ना है उनका स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ
कैसी, जैसे एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब रिएक्शन के लिए जो उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। और आपका जितने भी टाइप के रिएक्शंस होते हैं उनके लिए उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कौन ज़्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, कौन कम तेजी से रिएक्ट करता है, या कौन बेसिक एक्ट करता है, कौन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन वीक बेस होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं उनकी स्ट्रेंथ में आ जाती हैं। तो आप उनका एसिडिक बिहेवियर और उनका बेसिक जो बिहेवियर होता है स्ट्रेंथ बेसिस पर, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ऑर्डर भी देख लीजिएगा कि कौन किस ऑर्डर में रिएक्ट करता है। मतलब हमारे पास अगर कोई एक रिएक्शन होने के लिए बोल रहा है तो उसमें ऑर्डर पूछेगा कि कौन तेजी से या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका रिएक्शन बताइए। तो सबसे जो लास्ट स्लो रिएक्शन देगा उनको आप एक बार देख लेंगे, जो फास्ट सबसे रिएक्शन देगा उनको आप देख लेंगे। तो आप बेसिकली उनका स्ट्रेंथ बस देख लीजिएगा कि उनका स्ट्रेंथ क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर क्या होता है। उस हिसाब से आपको पता लग ही जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है। और आपके पास हो गए नेम रिएक्शन हो गए, रिएजेंट्स नेम हो गए, प्रिपरेशन हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, स्ट्रेंथ हो गए, ठीक है। देखिए इनको आप जब भी पढ़िएगा एनसीईआरटी से पढ़िएगा। एनसीईआरटी के बाद किसी भी साइड बुक से मत हेल्प लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्रू द पॉइंट हर चीज़ दी हुई है। आप अगर साइड बुक से हेल्प लेंगे तो साइड बुक से आपको हेल्प तो मिल जाएगी, लेकिन वो आपका कोर्स आपका पढ़ने का मतलब वो बता देगा, आप एक ही चैप्टर में पूरा टाइम बिता देंगे। तो आपको ये नहीं करना, आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और एनसीईआरटी से जो भी दिया हुआ है थ्रू द पॉइंट आपको पढ़ना है। मैकेनिज्म आपको वहाँ आना नहीं है, कुछ ऐसा आना नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन पढ़ी है तो ऑटोमेटिक आप प्रोडक्ट लिख ही देंगे। अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन दिया और समवॉट आपको पूछ रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो अगर आपने सबका प्रिपरेशन पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि किस कंपाउंड में क्या डालेंगे तो क्या रिएक्शन देगा, तो क्या उसका प्रोडक्ट आएगा। तो फिर ठीक है, तो आप बेसिकली मैं बता दूं उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रेंथ, ये 3 चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सब क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ लगभग सब क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। नेम रिएक्शंस पर डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, रिएजेंट यूज पर डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि आपको नेम रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि कौन सा रिएक्शन है, या नेम रिएक्शन देकर के पूछ देगा कि इनमें से कौन देगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पूछ दी जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिंपली केवल इतना ही काम करना है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिकली ये बता दिया कि केमिस्ट्री में किस चैप्टर से 11th और 12th बोथ कंबाइंड, मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि बेसिकली आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और एनसीईआरटी आपके पास एक ऐसा भी है कि आप उससे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा टॉपिक रहा हो जो कि छूट गया हो, जो कि मुझे समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बोल दीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको वहीं पर उसका रिप्लाई दूंगा, या अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आप मुझे वहाँ पर ग्रुप में लिख करके बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आपने नहीं बताया है, या ये पर्टिकुलर चीज़ में क्या मुझे करना होगा, तो मैं वहाँ पर भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप ग्रुप में हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको नोट्स मिल चुकी हैं केमिस्ट्री की। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स, मैथमेटिक्स के भी आपको पूरी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर मैं और मेरी टीम आपके लिए पूरा काम करती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।